नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के हम यूनिट सेकेंड को भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो दूसरा है, इससे बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम लिखित वाले क्वेश्चनों को हम कराएंगे। उसी के बाद में जितने भी आपके इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे उनको भी साथ में हम कराते चलेंगे, क्योंकि यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का पेपर कराती हैं और एमसीक्यू का भी पेपर कुछ यूनिवर्सिटी कराती हैं। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है हमारी ये क्लास, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर करा दिया है और बहुत ही शीघ्र इसी हम फरवरी में ही पूरा का पूरा सिलेबस इसका हम कंप्लीट करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसकी सारी की सारी जो है क्लासें आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पेपर आपका सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का। इसमें आपको पढ़ना है कि भारत में समाज, उसकी संरचना और संगठन एवं परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ना है। पेपर का आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है, ठीक है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, यही आपको जो है पढ़ना है। अब इसका दूसरा यूनिट क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि भारतीय समाज की संरचना क्या है, उसकी बनावट, गांव, कस्बा, नगर, ये सब मैंने इसकी परिभाषा वगैरह कराई थी। हमारा जो दूसरा चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है भारतीय समाज जो है इसके अध्ययन का जो भारत विधा शास्त्रीय, ऐतिहासिक, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो परिचय है इसके अध्ययन करने की, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज और इससे बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चनों की। तो यहाँ से सबसे पहले हम जो भारत विधा शास्त्रीय उपागम है, ठीक है, समाजशास्त्र का, उसको समझ लीजिए। तो भारत विधा शास्त्रीय उपागम में भारतीय समाज को समझने के लिए उन ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, ऐतिहासिक और जो है समसामयिक ग्रंथों की सहायता जो है ली जाती है। मतलब जो है जैसे कि समाजशास्त्र मैंने आपको बताया है कि समाज का अध्ययन होता है, तो इसके अध्ययन करने की, समाज को और समझने के लिए विद्वत हम बहुत सारे ग्रंथों को के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, महाकाव्य हो गए। तो इन ग्रंथों के माध्यम से ही हम समाजशास्त्र को समझ सकते हैं, उस समय के जीवन के बारे में समझ सकते हैं मनुष्य के। तो जिसमें जो है भारतीय समाज का चित्रण किया गया है और इन जो उपागम की आधारभूत मान्यताएं जो है निम्नलिखित है। जैसे कि किसी भी जो है समाज को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि मान लो कोई भी समाज है तो उसको समझने के लिए उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझना काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि कोई भी धर्म है, कोई भी जो है कह सकते हो, तो उसकी कल्चर कब से उसकी शुरुआत हुई, कौन सी सभ्यता कब आई, तो जब उसका इतिहास आप समझ लोगे तभी आपको विधत उसके बारे में आपको समझ में आएगा कि वो समाज कैसा है। उसके बाद दूसरी इसकी जो विशेषता है बच्चों, ठीक है, वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथों, पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, फारसी और अरबी साहित्य आदि की सहायता से समझा जा सकता है। मतलब जो है ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है इसको हम जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, ऐतिहासिक जो समसामयिक जो ग्रंथ हैं, जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक मतलब होता है जो जमीन से खोदे जो साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि मान लो पुराने ज़माने में जो मनुष्य रहता था, जो राजा वगैरह हुए, तो उस समय के उन्होंने जो है बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनवाई, सिक्के चलवाए। तो वे जब सभ्यता खत्म हुई, वे जब मर गए, तो जो भी मूर्तियां बनवाई थी, तो अभी भी जो है भारत में बहुत सारे स्थानों की जो है खुदाई हुई, तो वहां से उस समय के साक्ष्य मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमको जानकारी मिलती है कि अतीत में जो मनुष्य था, पहले का जो मनुष्य था, कैसा जो है रहता था, कैसे उसका जीवन था, किस जो है देवी देवता की पूजा करता था। तो इस तरह से हमको इनके बारे में जो है इतिहास के माध्यम से हमको जो है जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, ठीक है। आगे फिर इसकी जो तीसरी विशेषता है, यह जो है परिचय पूर्णतया लिखित सामग्री पर आधारित होती है, इसलिए इसमें क्षेत्र आधारित अनुभविक अध्ययनों को जो है नकारा जाता है। फिर चौथी इसकी जो विशेषता है कि भौतिक मूल्यों, आदर्शों को बनाए रखने के लिए परंपरागत भारतीय समाज में विद्यमान दर्शन और चिंतन का ज्ञान आवश्यक है और इस कार्य में भारत विधा शास्त्रीय उपागम का विशेष जो है योगदान है, ठीक है। अब यहाँ से ऐतिहासिक उपागम क्या है बच्चों, उसको भी समझ लीजिए। तो ऐतिहासिक उपागम अध्ययन का वह तरीका है जो किसी समाज की संरचना को समझने के लिए अतीत की उन दशाओं के अध्ययन पर जो है बल देता है, जिसके संदर्भ में
विभिन्न जो है समूहों की सामाजिक परिस्थितियां हैं, भूमिकाओं, स्त्रीकरण की प्राकृत का जो है निर्धारण होता है। मतलब जो है ऐतिहासिक उपागम यह होता है बच्चों कि इतिहास का जो मनुष्य था, पहले का जो मनुष्य था कैसे रहता था, ठीक है, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं इतिहासों के माध्यम से। और यह जो है सामाजिक विकास के ऐतिहासिक क्रम के आधार पर सामाजिक तत्वों के अध्ययन को अधिक उपयोगी जो है मानता है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें बच्चों आर्थिक उपागम की, तो इसकी पहली विशेषता है, इस उपागम का मानना है कि एक विशेष अवधि की विशेषताओं के आधार पर ही किसी समाज की संरचना और संस्थाओं के वास्तविक रूप को जो है समझा जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता बच्चों कि पश्चिमी जो लेखक हैं इसके संदर्भ में इस उपागम का संबंध औद्योगिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले सामाजिक परिणामों का अध्ययन करने से है। मतलब पश्चिमी जो विचारक हैं वे मानते हैं कि ऐतिहासिक इसका जो उपागम है समाजशास्त्र का, यह जो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले सामाजिक परिणामों का ही एक अध्ययन है, ये पश्चिमी विचारक कहते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है बच्चों ऐतिहासिक उपागम व्यक्तियों समूहों के व्यवहारों को प्रभावित करने वाली शक्तियों को समाज की ऐतिहासिक दशा के संदर्भ में जो है देखता है। और चौथी भी इसकी जो विशेषता है बच्चों, या जो है उपनाम किसी सामाजिक तथ्य अथवा जो घटना के बाहरी रूप की अपेक्षा इसके विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ध्यान देना अधिक आवश्यक जो है इसमें जो है मानता है। उसके बाद बच्चों रचनात्मक जो है प्रक्रियात्मक जो उपागम क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो रचनात्मक जो है प्रक्रियात्मक उपागम का यह मानना है कि प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य संपूर्ण व्यवस्था के लिए कुछ निश्चित कार्य करता है और इसके जो है प्रकारों पर ही सामाजिक संरचना का अस्तित्व जो है निर्भर करता है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था के लिए सामाजिक इकाई जो है अनिवार्य है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें बच्चों तो समाज की प्रक्रियात्मक एकता का सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था में एक विशेष प्रकार की एकता देखने को मिलती है जिसे प्रक्रियात्मक एकता जो कहा जाता है। ब्राउन ने इसे प्रक्रियात्मक विश्लेषण की उपकल्पना के रूप में जो इसको स्वीकार किया है। फिर इसकी दूसरी विशेषता है कि सार्वभौमिक प्रक्रियात्मक का सिद्धांत, यह सिद्धांत बच्चों मानता है कि प्रत्येक सामाजिक जो संस्कृति है उसके जो प्रतिमान है यह निश्चित रूप से सकारात्मक प्रकार अर्थात जो है उपयोगी कार्य जो है करता है। तीसरी इसकी विशेषता है बच्चों वो है कि अपारहर्ता का जो सिद्धांत है इसमें जो है मेलोनोवास्की जो कि विद्वान हैं जो कि समाजशास्त्री हैं, इनका मानना है कि समाज में प्रचलित प्रत्येक संस्कृत तत्व या इकाई समाज के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य जो है अवश्य करती है। मतलब जो है इनका मानना है कि प्रत्येक जो समाज होता है उसकी जो कल्चर होती है तो प्रत्येक समाज की जो कल्चर है उसका कोई ना कोई कार्य जरूर होता है, अर्थात वह जो है समाज के जीवन के लिए अनिवार्य है। मतलब प्रत्येक समाज की जो कल्चर है उसके जीवन के लिए अनिवार्य एक तत्व जो है मेलोनोवास्की जो है मानते हैं इसको। तो ये थे बच्चों आपके लिखित वाले क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए। अब यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू, बरेली विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि एमसीक्यू का पेपर कराते हैं, एमजीक्यूपी वगैरह, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास ये है। ठीक है, चलेगा। दूसरा यूनिट का अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें बच्चों सभी मैंने लिखित के क्वेश्चन करा दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम का प्रमुख आधार क्या है। तो इसका प्रमुख आधार है प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, इसमें का तीसरा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको देखिएगा जो कि है कि भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विधा शास्त्रीय उपागम किस पर जो है बल देता है। तो सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं पर, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत विधा शास्त्रीय उपागम के प्रमुख विद्वान जो है माने जाते हैं। तो जीएस जो है घुर्रे जी माने जाते हैं, इसमें का बी है। फिर है कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम में समाज के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, तो है धर्म ग्रंथ और शास्त्र हैं, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 5 नंबर। 5 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि इंडियन जो है साधुज मतलब जो साधु हैं, भारतीय जो साधु हैं, इस भारतीय साधु नामक पुस्तक किसकी है बच्चों। तो कहोगे जीएस घुर्रे जी की है, इसमें का सी है। फिर आपका दिया हुआ है कि जीएस घुर्रे संबंधित है बच्चों, तो किससे संबंधित है। तो कहोगे जो है भारत विधा शास्त्रीय उपागम से, इसमें का दूसरा है। फिर है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। तो कहोगे वेद माने जाते हैं, इसमें का दूसरा। फिर है
कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम की आलोचना का एक प्रमुख कारण क्या है? तो कहोगे आधुनिक समाज की उपेक्षा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम समाज को किस रूप में ये देखता है, आपको बताना है। तो ये समाज को बच्चों जो है परंपरागत और निरंतर व्यवस्था के रूप में देखता है। इसमें का तीसरा लगाइएगा। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम मुख्यतः किस जो है कालखंड पर केंद्रित है? तो ये जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत पर। इसमें का तीसरा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम में धर्म को किस रूप में देखा जाता है? तो धर्म को जो है सामाजिक संगठन का आधार के रूप में देखा जाता है। इसमें का बी। फिर है भारतीय समाज के अध्ययन में संस्कृत का अर्थ क्या है? तो संस्कृत का अर्थ होता है जीवन पद्धति। इसमें का बी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत विधा शास्त्रीय उपागम का विचारक नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों इसमें जो है जेस घुर्रे भी हैं, ठीक है, इरावती कर्वे जी हैं, लेकिन मैक्स वेबर नहीं और सभी इसमें के विचारक है। अगला देखिएगा कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम का प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है भारतीय समाज की आत्मा को समझना। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था किससे संबंधित है बच्चों? तो ये जो है सामाजिक आर्थिक जीवन से। इसमें का सी। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम में परिवार को किस रूप में देखा जा सकता है? तो सामाजिक संस्था के रूप में। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय समाज की निरंतरता को समझने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है बच्चों? तो कहोगे परंपरा है। इसमें का दूसरा। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम मुख्यतः किस पद्धति का उपयोग करता है? तो ये जो है ग्रंथात्मक विश्लेषण का। इसमें का सी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था का अध्ययन भारत विधा शास्त्रीय उपागम में किस दृष्टिकोण से किया जाता है? तो धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था में। इसमें का सी। फिर आपका कि भारत विधा शास्त्रीय उपागम का प्रमुख योगदान क्या है? तो इसका प्रमुख जो योगदान है वो है भारतीय सामाजिक परंपरा की व्याख्या। इसमें का दूसरा। फिर है ऐतिहासिक उपागम में किसका अधिक जो है महत्व होता है? तो कहोगे ऐतिहासिक दस्तावेज का। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है भाई समय के निम्न में से कौन ऐतिहासिक उपागम का स्रोत नहीं है? देखो ऐतिहासिक उपागम का भैया स्रोत जो है इसमें शिलालेख भी हैं, अभिलेख भी हैं और जो ऐतिहासिक ग्रंथ भी, लेकिन जनगणना बच्चों नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा। अगला भी क्वेश्चन आपका है ऐतिहासिक उपागम में निम्न में से किस विधि का प्रयोग होता है? तो ऐतिहासिक उपागम में बच्चों जो विधि का प्रयोग होता है वो होता है दस्तावेजी जो है विश्लेषण का। इसमें का तीसरा। फिर है ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किस प्रकार के समाज में अधिक उपयोगी है? तो ऐतिहासिक उपागम बच्चे जो उपयोगी है वो है आधुनिक समाज के लिए भी है, औद्योगिक समाज, परंपरागत समाज, ये सभी के लिए। इसमें आप डी लगाओ प्रति के सभी। फिर आपका है कि ऐतिहासिक उपागम में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है बच्चों? तो ऐतिहासिक स्रोत में बच्चों जो है हम जो है पांडुलिपि इसका भी उपयोग करते हैं, ऐतिहासिक अभिलेख भी, शिलालेख, लेकिन जो है प्रयोगशाला रिपोर्ट का हम उपयोग नहीं करते हैं। इसमें का डी। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री ऐतिहासिक उपागम से संबंधित नहीं है? तो ऐतिहासिक उपागम से बच्चों कार्ल मार्क्स भी संबंधित हैं, हर्बर्ट स्पेंजर भी हैं, जेस घुर्रे भी हैं, लेकिन अगस्त कंपटे नहीं हैं। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि भारतीय समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम क्यों उपयोगी है? तो कहोगे सांस्कृतिक निरंतरता और परिवर्तन समझने हेतु। इसमें का राइट है दूसरा। फिर है ऐतिहासिक उपागम जो है सामाजिक तत्वों को किस संदर्भ में देखता है? तो कहोगे ऐतिहासिक रूप में। इसमें का सी। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ऐतिहासिक उपागम से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स जी है। इसमें का पहला है। फिर ऐतिहासिक उपागम किस प्रकार का अध्ययन है? तो ये जो है दीर्घकालिक है। इसमें का तीसरा। फिर है भारतीय समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम क्यों उपयोगी है? तो कहोगे सांस्कृतिक निरंतरता, परिवर्तन समझने हेतु, सांस्कृतिक जो निरंतरता है और सामाजिक परिवर्तन समझने हेतु। अगला भी आपका है 32 नंबर है कि रचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक संरचना, उसके कार्यों का अध्ययन। अगला भी आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि इमैनुएल दुर्कheim किस अवधारणा से जुड़े हुए हैं? तो कहोगे सामाजिक जो है तथ्य अवधारणा से। फिर है कि रॉबर्ट के मार्टन ने कौन सी अवधारणा दी है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाय का।
अगला भी आपका है कि रचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किस पर अधिक बल देता है, ये तो सामाजिक स्थायित्व पर, इसमें का पहला। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की सामाजिक व्यवस्था में निरंतर बने रहने को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसको बच्चों हम सामाजिक संतुलन कहते हैं। फिर आपका है सामाजिक मानदंडों का मुख्य कार्य क्या है, तो कहोगे सामाजिक जो है नियंत्रण जो है स्थापित करना। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन कि रचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किस समाजशास्त्री परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है समाजवादी से, इसमें का सी। फिर है कि सामाजिक संस्थाओं की परस्पर निर्भरता को क्या कहा जाता है, तो इसको हम रचनात्मक जो है अंतर संबंध कहते हैं, इसमें का सी है। फिर है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम में संस्कृत की क्या भूमिका है, तो इसकी भूमिका है सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में, इसमें का बी है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि रचनात्मक कार्यात्मक उपागम के अनुसार समाज किस पर आधारित है, तो सहमति पर, इसमें का बी है। फिर है सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन कौन से हैं, तो परंपरा जो है कानून है, इसमें का पहला है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की रचनात्मक कार्यात्मक उपागम में परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है बच्चों, तो परिवर्तन को जो है कर्मिक अनुकूलन के रूप में, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि AGIL पैराडाइम किसके द्वारा जो है दिया गया है ये, तो पार्सन्स के द्वारा, इसमें का बी। फिर है एजिल पैराडाइम में ए से क्या तात्पर्य है बच्चों, तो ए का मतलब होता है अनुकूलन, इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो क्या नहीं बच्चों, देखो परिवार भी सामाजिक संस्था है, विद्यालय भी है, धर्म भी, लेकिन गांव नहीं है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर है कि रचनात्मक प्रक्रियात्मकवादी दृष्टिकोण के अनुसार विवाह जैसी सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका कार्य है भावात्मक जो है समर्थन, स्थिरता जो है प्रदान करना। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के संरचनात्मक परिचय में नातेदारी प्रणाली का महत्व क्या है, नातेदारी की, तो इसका महत्व है बच्चों वे जो है सामुदायिक संबंधों दायित्वों को जो है सुदृढ़ करती है, मजबूत करती हैं। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक पर्यायवाद से संबंधित नहीं है, तो अल्फ्रेड जो है जी नहीं संबंधित हैं, ठीक है, और सभी संबंधित है, इसमें का डी। फिर लास्ट में आपका जो है 50 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों दिया हुआ है लास्ट का कि दुर्खीम के अनुसार समाज में एकता बनाए रखने में कौन से तत्व जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो कहोगे धर्म और जो है नैतिक मूल्य, इसमें का बी। तो ये थे बच्चों 50 क्वेश्चन जो कि यूनिट मैंने दूसरे की करा दिए हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन है, हर एक यूनिट के 50 आपके क्वेश्चन हैं, 8 आपके चैप्टर हैं बच्चों, तो उसके हिसाब से जो है आपके 400 क्वेश्चन संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से बनेंगे। यदि आप सारी क्लासें अटेंड कर लोगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। हम जैसे ही इसका सिलेबस कंप्लीट होगा हम मॉडल पेपरों को भी सोल्व कर देंगे, पिछले साल जो पेपर हुए हैं यूपी के सभी विश्वविद्यालय में। सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।